बाबा महाकाल अगर टेढ़ी निगाह करेंगे तो ब्रह्मांड में भी कोई बचेगा क्या। अपनी पब्लिसिटी भी हो जाती थी और ऐसे स्लोगन जिनसे तुरंत याद रह जाए, तो एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये चलाया था। मैंने स्वयं ने भी विनोद मिल में कैंटीन चलाया 3 साल तक। अच्छा, वहां भी हमने चाय पोहे वगैरह बेचे। 27% आरक्षण हम देने के लिए कटिबद्ध हैं और हम देंगे, बल्कि अगर वो 28 हुआ तो भी देने को तैयार है। हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं। हमने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां तो दे ही रहे, बल्कि ये प्रमोशन के बाद 2 लाख नौकरियां फिर खाली होगी, नौकरियां भी देंगे। लाडली बहनाओं की भी हम राशि बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाडली बहनाओं के लिए तो अभी हम ये रक्षाबंधन आने वाला 2 दिन बाद 250 रुपया हम अलग से देंगे और दिवाली के साथ ही 1500 रुपया चालू करेंगे। हमने 3 साल की परीक्षा भी तीनों एक साथ कराने की घोषणा कर दी कि 22, 23, 24 की भी एक साथ हो। और सबसे बड़ा स्वागत मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हमारे उज्जैन के। इंदौर और उज्जैन में कोई दूरी नहीं, अब तो एक ही हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम में एमपी तक के लिए विशेष तौर पे आप पहुंचे, इसलिए हम सब बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी धन्यवाद। और मध्य प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से अपनी ग्रोथ दुनिया के सामने दिखाए, अपनी स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की छवि दिखे और आज तक की अपनी जो पहचान है कि वो स्पष्टवादिता से सही बात को सही तरीके से सही जगह रखता है, सही समय पर। तो मेरी अपनी ओर से बधाई। तो एक चर्चा मैंने ये सुनी कि मुख्यमंत्री जी जो है इंडस्ट्री करने, कल जैसे आप लुधियाना में थे, आज दिल्ली जा रहे हैं, फिर विदेश जाते रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग शहरों में आप घूमते रहते हैं। तो पहले जो मुख्यमंत्री होते थे उनको डर लगता था कि भोपाल छोड़ देंगे तो कुर्सी चली जाएगी। तो आपको कोई डर वर नहीं लगता है कि भाई भोपाल में नहीं रहेंगे तो कोई खतरा है? अब तो 1.5 साल हो गया, लेकिन आप बहुत घूमते रहते बिना डर करके। देखिए, ये कांग्रेस की परंपरा थी। हमारे यहाँ तो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो नई परंपरा आई है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ वो 2002-3 से लगा करके छोटी बात पे भी, लेकिन अपने देश की और मन की आत्मा के लिए 2001-2 में जब वो चुनाव के बजाय सीएम बने, उपचुनाव जीत करके वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन गोधरा के मामले में प्रश्न खड़ा हुआ तो पूरी सरकार ने इस्तीफा दे के फिर चुनाव में जाने का साहस केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और अपने 10 साल के टेन्योर में लगभग वो 4 बार सीएम बने। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि अच्छा काम करती तो पूरी पार्टी एकजुटता के साथ रहती। 4 बार सीएम माननीय शिवराज सिंह जी रहे और आपके सामने तो ये हम कहीं जाएंगे आएंगे घबराएंगे, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये भाजपा के लिए नहीं हो सकता। नहीं, पर मुख्यमंत्री अब तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं रही पूरे 25 साल में, 1.5 साल ही रही, बाकी तो आप ही लोगों की सरकार है। नहीं, तो इसीलिए तो हमारे डर का मुद्दा नहीं है। पहले ये इस तरह की राजनीति करने में कम्युनिस्ट उदाहरण बनते थे। ज्योति बसु को कोई बदलता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत बार ऐसे उदाहरण है देश भर में। आप बताइए ना, अर्जुन सिंह जी तो पूरी चुनाव जीत के आए थे और शपथ के बजाय शपथ भी ले ली और दूसरे दिन उनको राज्यपाल बना दिया। ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं देश में। ये कांग्रेस के उदाहरण इसी राज्य के उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी होश होगा माननीय खंडेकर जी, कि हमारे सबके सामने कि वो 84-85 में जो चुनाव जीत के राज्यपाल बना दिया और राज्यपाल पंजाब का निर्णय कराया, तो ये कांग्रेस करती है। हमारे यहाँ ऐसे जल्दबाजी में, उथल पुथल में, उलझन भरे इन फैसलों से भाजपा बचती है। आप जो है 1.5 साल तो अभी शुरुआत है, लंबी पारी की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पार्टी की हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी है, पार्टी का नेतृत्व है, ये सब बारीकी से देखता है। लेकिन जब चयन करता है तो ये छूट देता है कि आप राज्य की बेहतरी के लिए पार्टी की गरिमा बढ़ाते हुए आप काम करिए, पार्टी पूरी आपके साथ है। इसीलिए तो हम जैसे गरीब आदमी को उठा करके, जिसके जीवन में कभी सोच नहीं सकते, वो इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दे, ये सौभाग्य की बात है। नहीं, तो चूंकि आपने कहा कि आपके जैसे गरीब आदमी को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया, तो मैं थोड़ा आपको उज्जैन ले चलता हूँ। जब आप रेस्टोरेंट चलाया अपने पिताजी के साथ में, अपने चाचा जी के साथ में चाय बनाई, तो वो दौर कैसा था? मतलब कभी ये लगा था कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना, उस समय कभी आपने सोचा था उस दौर में? नहीं, कभी नहीं सोचा। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी का स्नेह प्रेम है। लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए पार्टी कितना सोचती है, ये मुझे ध्यान में आता कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लेता, और एक
सामान्य व्यक्ति जो गरीबी से निकल करके आते हैं और मुख्यमंत्री बनते तो केवल एकमेव कारण भारतीय जनता पार्टी। नहीं, पर उस समय का थोड़ा जीवन हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सके क्या था, मतलब वो जिंदगी कैसी थी वो? ये बात बिल्कुल सही, मैं इसको दूसरे ढंग से बताता हूँ कि हमारे यहाँ ये जैसे आप कभी कभी ये जो बात निकलती है ना कि हम पढ़ लिख गए हमको काम नहीं मिला, तो ये बात सही है कि केवल पढ़ाई लिखाई से काम मिले ऐसी हमारे देश की पद्धति भी नहीं है और इसका आंकड़ा भी ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में केवल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर 9 करोड़ के आसपास संख्या हो रही है, लेकिन सारे सरकारी पद मिला तो 10 लाख भी नहीं है। बाकी तो स्वयं अपने अपने ढंग से लोग काम करते ही हैं, खेती करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी अपना अपना काम करते हैं। इसी प्रकार से पुराने समय के माता पिता भी बहुत अच्छे से सोचते। मेरे पिताजी तो जैसे हमने हायर सेकेंडरी के आसपास पहुंचे और हायर सेकेंडरी पास की, हम 3 भाई हैं, तो जो भाई पास करता था उसको एक दुकान खुलवा देते थे कि तुम अब बाकी पढ़ाई करो तो करते रहो ना, लेकिन अपना आय का साधन स्वयं बनाओ। ऐसे ये जो आदत डली है पुराने समय से डलती थी। तो इसका एक फायदा क्या होता है कि आदमी को पैसे की कीमत भी मालूम पड़ती है, स्वयं का कॉन्फिडेंस भी होता है और उसको आगे बढ़ना तो उसी में से मार्ग बनाना। जैसे आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं हायर सेकेंडरी पास हुआ, मुझे रेस्टोरेंट खोल दिया, अब मैं सुबह 6 बजे पोहे बना रहा हूँ, बाद में जलेबी बना रहा हूँ, बाकी सामान भी कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक दुकान भी चलाना, इसी बीच कॉलेज भी जाना। संयोग से मैं चुनाव लड़ लिया तो चुनाव लड़ने के कारण से समय भी बहुत देना पड़ता था, होटल पे फर्क पड़ा। मैंने पिताजी और भैया से बोला कि मेरी तो मुश्किल हो रही, मैं चुनाव तो जीत गया, हमने कहा मुझे आगे ये सब चाय पोहे नाश्ता ये करने में मेरा तो सब काम बिगड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक बात ध्यान देना, अब तुमको चुनाव लड़ना तो लड़ो, तुमको दूसरी तरफ की होटल खोल देते हैं, लेकिन अपना दुकान तो बंद नहीं करना है, वो तो करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जरा तुमको सुबह से शाम तक चाय पोहे की दुकान पे दिक्कत है तो तुमको खाने की होटल खोल देते हैं। खाने में 11-12 बजे से चालू होता है, 2-3 बजे तक चलेगा, शाम के समय 7 बजे चालू हो 11 बजे तक चलेगा, लेकिन तुमको दुकान करना है। ये जो एक सीख रहती है, इस सीख के भरोसे से मुझे मालूम है कि मैंने लगभग 8 साल तक दोनों तरह की दुकानें चलाई और उसके साथ साथ सामाजिक काम करते हुए अपनी पहचान बनी। तो देश विदेश में चूंकि इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश के पोहे की चर्चा रहती है, तो मुख्यमंत्री जी के पोहे की रेसिपी क्या थी? कि भाप से बनते थे, तल के बनते थे, कच्चा बनता था? मुझे मालूम आप भी इंदौर के भाप के पोहे जो मजा आते हैं उसकी बात अलग है। तो आप 5 किलो पोहा और 50 ग्राम भी तेल नहीं लगता है और केवल अपने भाप से पका करके हल्दी मिला करके जो उसको एक तरह से रंग देते हैं और नीचे भाप से जो उसका मजा आता है, तो ये वास्तव में स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। ज्यादा तल दो तो वो तला गला सबको कष्ट ही देता है और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले बोला कि 10% अपना तेल कम करना है। तो ये हमारा इसमें सबसे अग्रगण्य, अगर मुझे लगता है कि खानों का एम्बेसडर बनेगा तो हमारा पोहा बन जाएगा। तो आपने कहा कि होटल चलाते चलाते आप राजनीति में चले गए, छात्र संघ में चले गए, तो उस समय का एक वाकया मैंने पढ़ा कि आप डॉक्टर बनने चाहते थे, लेकिन आप डॉक्टर बनने की जगह मतलब वो छोड़ दिया आपने। देखिए क्या है कि मैं थोड़ा पढ़ने में शुरू से भगवान की दया रही कि मेरा भी शौक है और पढ़ने में मुझे थोड़ा स्मरण शक्ति के कारण से लाभ मिल जाता है। तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना साइंस कॉलेज में, बीएससी की, उसी समय पीएमटी होती थी तो पीएमटी का एग्जाम दे दिया, एग्जाम दिया तो सिलेक्शन हो गया, एडमिशन लेके चले गए मेडिकल कॉलेज में। अब ये अलग बात है कि मेरी उम्र 16-17 साल की थी, 16.5 साल के आसपास की। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तब तक मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन के अपनी एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया था। तो वहां गए तो वहां चुनाव होते नहीं थे, हमारी पार्टी यहाँ कभी 10 साल में जीती नहीं थी, तो मैं अकेला चुनाव जीता था। तो सबने कहा कि तुम क्या चक्कर में पड़ गए, अपने को तो अभी सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट लड़ना है, तो तुम वापस नहीं आओ, चुनाव लड़ना अपने को, तो अपनी पार्टी का मान सम्मान रखना है। अब विद्यार्थी परिषद के हम नगर मंत्री थे और कार्यकर्ता होने के नाते से हमने कहा ठीक है मेडिकल बाद में करेंगे, पहले चलो बीएससी करो, वही इधर आ जाओ, तो बीएससी करने आ गए। तो वो एक मन में अपने पार्टी का भी भाव था और थोड़ा निर्वाचन का प्रति ललक जो होने का एक लाभ भी था। तो ठीक है, डॉक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, बाद में पीएचडी करके डॉक्टर बन गए। लेकिन ये जो पीएचडी में आपका विषय था वो ये था, जो मैंने पढ़ा, अगर आप बताएं, कि शिवराज सिंह सरकार का जो कामकाज था। एक मिनट, इसमें ये थोड़ा संशोधन है। मेरा पीएचडी का टॉपिक रहा है कि हमारी भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकार है, अच्छा, और उस पर भी उनकी मीडिया के दृष्टिकोण का अनुशीलन, अर्थात क्या होता है, मैं इसलिए मैंने ये विषय लिया था
कि आमतौर पर पीएचडी वालों को और खासकर राजनेताओं को तो ज्यादा ही गाली पड़ती कि ये किसी की कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कहा ये ऐसा मैं पीएचडी का टॉपिक लूंगा जिसमें मेरे नींद में भी उठाएगा तो बता दूंगा कि क्या हुआ। तो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें 67 से चालू होती है, जब समित सरकार बनी, बाद में 77 की सरकार बनी, बाद में पटवाजी की 92 की सरकार, 90 की सरकार है। उसके बाद के हम माननीय उमा जी, माननीय बाबूलाल जी गौर और हमारे माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार रही। तो सरकार में रह करके मुझे आज भी राजनीति में भी लाभ मिले, लेकिन मेरी पीएचडी पे कभी कोई उंगली उठाए ऐसा मौका नहीं देने के लिए ऐसा टॉपिक मैंने लिया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से जितने भी पीएचडी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको विषय अपने इसी प्रकार से लेना चाहिए जिसमें उनकी रुचि भी रहे और उस सब्जेक्ट की सार्थकता भी सिद्ध हो। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकारों की चूंकि आपने बात की, तो शिवराज सिंह सरकार को कैसे आंकते हैं आप? अगर उन पर डॉक्टरेट करनी होगी तो कैसे मांगेंगे आज? अगर मैं तो शिवराज सिंह जी सरकार की भी जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं को देखता हूं, इसी कारण से तो पार्टी ने लगातार हमको अपना आधार बनाया। लेकिन हमारे लिए आप कभी उल्टा देखोगे, हमारी सरकार जब से बनी है, ज्यादा पुराने नहीं, हम 90-92 से देख लेते हैं, तो आज आप ग्राफ देखना भारतीय जनता पार्टी का, ये ग्राफ हमारा धीरे धीरे 21 से 25, 25 से 32, 32 से 39, 39 से 44, 44 से आज 49% पे आया है, 49%, 9% तक आ गया है। तो ये हमारा ग्राफ अपने आप में बताता है जो भाजपा को लगातार ग्रोथ करा रहा है। तो ये हमारी सरकारों का भी योगदान है, लेकिन मुझे इस बात की प्रशंसा करना पड़ेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का योगदान है जो प्राण प्रण से सरकार बनाते हैं, ताकत लगाते हैं और अपनी वैचारिक दृष्टि से ये पूरे देश में आदर्श राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। तो ये अभेद किला जो बन गया एक तरह से, क्योंकि अगर वो 1.5 साल आप छोड़ दीजिए तो पिछले चुनाव में भी लगा था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन रहा। तो ये क्या मतलब, ये क्या राज है कि ये संघ का काम है या पहले से जो काम संघ ने किया है, या भारतीय जनता पार्टी की क्या है कि कांग्रेस इसको तोड़ ही नहीं पाती कभी? दोनों बातें हैं जो आप कह रहे हो। संघ का काम तो है ही है। जब संघ का काम चालू हुआ तो मुझे इस बात का गर्व है कि 1939 के आसपास में ही हमारे यहाँ तिजारे जी उज्जैन आ गए थे प्रचारक बन के मध्य प्रदेश में। पहली बार वो आकर के उनने मील में सर्विस की और सर्विस करते करते यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन से काम चालू किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और उसके बाद में भी लगातार संघ का काम खड़ा होता गया और जनसंघ के समय में भी पूरे देश में सबसे पहले नगर पालिका, नगर निगम, बाद में विधायक, सांसद मिले तो मध्य प्रदेश से मिले। यहाँ तक कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी जी शाजापुर से आके हमने लोकसभा में उनको भेजते थे। तो ये मध्य प्रदेश तो जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है और ये गढ़ और सुदृढ़ हो जाए इसलिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को लगाती है। तो आपने मिल मजदूरों की बात की, आपने जो पहले फैसले लिए और जो इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर के लोग हैं, खास करके इंदौर के लोग, उनको पता है कि मिल मजदूरों का दर्द क्या। आपके पिताजी ने भी मिल में काम किया, जैसे आपने कहा कि सदाशिव जी ने भी काम किया वहां पर मिल में। तो ये आपने एक पहला फैसला ये लिया था कि उनका जो बकाया राशि है उसको आपने तुरंत से उसका निपटारा किया था। देखिए मेरे पिताजी मूलतः किसान, हमारा तो किसानी का है, लेकिन किसान व्यक्ति के लिए जब बिजली नहीं थी तो एक ही समय फसल आती है, तो दूसरे समय में खाली रहने के कारण से मजबूरी में मिल वगैरह में भी काम करना पड़ता था ताकि घर की वित्तीय व्यवस्था में मदद हो जाए। तो वो दर्द मुझे था कि मेरे पिताजी ने इस काल के समय में मजदूरी करते हुए, मिल में काम करते हुए काम खड़ा किया। मैंने स्वयं ने भी विनोद मिल में कैंटीन चलाया 3 साल तक। अच्छा, वहां भी हमने चाय पोहे वगैरह बेचे। तो ये कष्ट मुझे मालूम था मिल के श्रमिकों का। ये बात सही है कि सरकारों के माध्यम से जब कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो सरकार उसको जमीन देती है, जमीन के बाद बहुत सारे उसको अलग अलग प्रकार की अनुमतियां देती है और फिर वो बैंक फाइनेंस करती है, वो इंडस्ट्री लगती है। लेकिन इंडस्ट्री लगते 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 कई सारे श्रमिक ऐसे अपनी प्रतिबद्धता से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं कि वो अपने जीवन का आश्रय उसको मान लेते हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट की गलती से या नई टेक्नोलॉजी के कारण से या कोई भी परिस्थिति बदली जिसके कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, ऐसे में वो सारे मजदूरों का देनदारी का जो प्रश्न खड़ा होता है ये बहुत दर्दनाक है। अब कलेक्टर से बोलो कि भाई इनका सरकार कहेगी कि नहीं भाई हमने तो लीज पे जमीन दी थी, अब वो उद्योगपति जाने वो जाने, और इधर से फुटबॉल हो जाते हैं मजदूर। ना तो सरकार सुनती है ना उद्योगपति, तो पहले ही दिवालिया हो गया, वो क्या करेगा। तो इतने सारे लोगों के जीवन में अगर कष्ट खड़ा हो जाए तो सरकार को संबल बन के आगे आना चाहिए। हमारे मजदूरों को जब हमारे भरोसे से अनुमतियों के आधार पर वो कारखाना खड़ा होता है तो ऐसे में कारखाना बंद हो जाए तो सरकार फिर मदद करे। यही तो हमारी सद्भावना होना चाहिए और हमने इसका मॉडल बनाया
उज्जैन में जब विनोद विमल मिल के 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों का हमने निराकरण कराया था। हमने केवल इतना किया कि उनको मास्टर प्लान में उपयोग करते हुए सरकार को जमीन दिला दी, करोड़ों की जमीन सरकार की हो गई। यही मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुकुमचंद मिल का कराया, जिसमें हमने 300 करोड़ रुपए बांटा, उसमें भी 7,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी। अब आप अंदाज लगा लो, वो 7,000 जो परिवार थे, उन परिवारों में से कई लोग पैसा मिलेगा मिलेगा उम्मीद में 2,000 से ज्यादा लोग मरी गए जी। कई बूढ़े हो गए, कई के घर में हालत इतनी खराब कि कुछ कह नहीं सकते। बीमारी जो बूढ़े हो गए उनको दवाई के पैसे नहीं मिल रहे थे। पैसा कितना था? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख एक मजदूर का। लेकिन सब मिला करके अगर 300 करोड़ दिया, हमने निराकरण कराया कि भाई बैंक को सेटल कराया, बैंक का ब्याज बहुत ब्याज बढ़ गया। हमने कहा भाई अब जो है एक मुश्त सेटल कर लो, और उस जमीन का सरकार के पास देकर, तो जमीन वो 2,000 करोड़ से ऊपर की है और देनदारी 300 करोड़ की थी, तो सरकार के दृष्टिकोण से भी गलत नहीं हुआ। वो 30 साल पुराना चला हुआ मुद्दा अपने आप खत्म हो गया। इसी मुद्दे को हम अभी जैसी मिल ग्वालियर में भी लगा रहे हैं, इसी मुद्दे को हम सज्जन मिल रतलाम में लगा रहे हैं। और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बोलता भी हूं, आप उद्योग लगाइए, उद्योग लगाने में भी सरकार मदद करेगी। किसी कारण आप पे भी कष्ट आ गया और आपके कष्ट में भी सरकार मदद करेगी, और हमारे मिल मजदूर या जो इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर रहते हैं उनको दिक्कत आई तो उसमें भी सरकार मदद करेगी। सरकार का मतलब इन सारी चीजों का आश्रय देना तो सरकार। ये तो आपने वो दौर देखा है जब इंदौर में, उज्जैन में, जैसे आपने कहा हुकुमचंद मिल है, मालवा मिल है या हीरा मिल है, विनोद मिल है, इस पे पूरा शहर एक तरह से पलता था, पूरा का पूरा शहर। अब आप प्रयास कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है उस समय क्या गलती हुई कि ये सारा जो मिल उद्योग था, खास करके इंदौर उज्जैन का, ये बैठ गया एक तरह से? देखो, ये बात हम जब घाव को कुरेदते हैं तो मवाद निकलता है, और मवाद में कांग्रेस बैठी है। ये सारे जड़ों में कांग्रेस ही जाके टिकेगी। कांग्रेस ने दुर्भाग्य से ये जितने मिल थे, कभी आप गौर करके देखना, हमारे पूरे देश के अंदर कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल, ये सब अंग्रेजों के पहले से लगे थे, अंग्रेजों के साथ लगे थे। कांग्रेस ने एक मिल नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस ने चलने वाले मिलों में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उन इंडस्ट्रीज को आवश्यकता क्या है, अब बदलाव क्या होना चाहिए, आबादी बढ़ गई तो रोजगार के साधन कहां से देंगे, इसमें कांग्रेस ने उदासीनता रखी। इसीलिए जो आजादी के पहले लगी हुई यूनिट धीरे धीरे 25-30 साल बाद आकर के खत्म हो गई। और केवल मिल क्या खत्म हो गए, आप तो देखो देश का खजाना खत्म हो गया कांग्रेस के कारण से। तभी तो सोना गिरवे रखने जाना पड़ा विदेश में, सारी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने केवल जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का क्रम जारी रखा। कांग्रेस ने संविधान की हत्या करने का काम चालू रखा। धारा 356 के आधार पर 90 से ज्यादा राज्य सरकार को गिरानों का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबकी बेइज्जती करने का काम किया। हाई कोर्ट की बेइज्जती इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव हारने के बाद आपातकाल लगाकर देश को कलंक देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के अपमान करने का काम राजीव गांधी जी ने किया जब 3 तलाक का विषय खत्म हो गया, और कांग्रेस ने उस कानून को बना दिया कि 3 तलाक वैध है। ये जो कांग्रेस की गलतियां, इसी कारण से इंडस्ट्रियों की भी दम घुटा है। आज बताइए, पूरे देश और दुनिया में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। आज बदलते दौर में आप बताओ, 1947 में देश का विश्व के अंदर आर्थिक रूप से नंबर था 15। दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने 24 दलों के साथ सरकार चलाई, फिर भी प्रधानमंत्री सड़क देने का काम उनने, अटल जी ने किया। जोरदार अभिनंदन अटल जी का। पहली बार गांव गांव सड़क बनाने का काम किया। और 2014 से जब प्रधानमंत्री जी आए तो आप माफ करना, कहां 47 और कहां 2014 प्रधानमंत्री के बनने तक भारत का नंबर आर्थिक रूप से 11 नंबर में था, 11वें नंबर जीडीपी में, और वो 11वें नंबर से खसक करके आज 4थे नंबर पे, 1 साल बाद 3 नंबर पे आ जाए। तो सरकार, ये 10-11 साल बहुत छोटा समय होता है, लेकिन उनको मल्ला 60 साल से ज्यादा का समय, वो 60-70 साल क्या करते रहे भगवान जाने। आपने संविधान की बात की, चूंकि मैं बाकी विषय पर आऊंगा। कांग्रेस आरोप लगा रही कि संविधान की हत्या, राहुल गांधी महू में आए कि भाई ये भाजपा की सरकार जो है अंबेडकर की विरोधी है, संविधान की विरोधी है। देखो, कांग्रेस ढपोर संघ है, जो बोलती झूठी बोलती, जिसका कोई आधार ही नहीं होता। अब कांग्रेस का क्या करें? कांग्रेस ने 1971 में बोला गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई क्या? कांग्रेस ने कहा ना। कांग्रेस ने कहा था कि आजादी बचाओ, आजादी क्या बचाओ, आपातकाल किसने लगाया? ये उनने तो लगाया है।
कांग्रेस ने कहा संविधान के हत्यारे 100 से ज्यादा बार संविधान का संशोधन करने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस कह रही है अंबेडकर जी का ध्यान रखना चाहिए। अंबेडकर जी को त्रास किसने दिया? अंबेडकर जी वो व्यक्ति है जिनके लिए जीते जी अंबेडकर जी आजादी के बाद उनको योग्य मंत्रालय नहीं दिया गया, जीते जी अंबेडकर जी को चुनाव नहीं जीतने दिया। जिस संविधान के व्यवस्था के लोकतंत्र की खूबसूरती पार्लियामेंट की थी, लेकिन पार्लियामेंट में चुने हुए व्यक्ति के नाते सम्मान उनको नहीं मिला। और उससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात, ये जो कांग्रेस का जो अंदर का चरित्र है वो मैं 3 उदाहरण से बताना चाहूंगा। अंबेडकर जी ने अपने बलबूते पर पूरे देश में सामाजिक समरसता की एक अलग पहचान देकर के देश में आसन्न जातियों के झगड़े को खत्म करते हुए देश को एकजुट रहने का मार्ग दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य से अंबेडकर जी को चुनाव में नहीं जीतने दिया, उनके जीते जी भी नहीं जीतने दिया, जीतने के कोई बात नहीं, शरीर छूट गया तो दिल्ली में उनको दाह संस्कार नहीं करने दिया। उनको ले जा करके उनकी पत्नी बंबई जाना चाहती तो उसका किराया विमान का उनकी पत्नी से वसूल किया। और ये एक बार नहीं किया। कांग्रेस के एक परिवार में जो सारी ताकत देने का दुष्परिणाम क्या होता है, ये अंबेडकर जी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनकी चौथी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक भी आप देखो, नरसिम्हा राव उनका दाह संस्कार नहीं करने दिया। नरसिम्हा राव कहां के प्रधानमंत्री थे, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनका क्या हाल किया? उनको भी अपने कार्यालय तक नहीं जाने दिया। ये जो कांग्रेस का अंदर का जो कालापन है, ये जो अतीत का कष्ट है, अब जब हम बोलते हैं तो हम पे सब पिल पड़ते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो? अरे भाई तुम्हारे कर्म ऐसे तो बोलेंगे, हम भी क्या करेंगे। एक ग्वालियर में भी विवाद चल रहा है हाईकोर्ट में मूर्ति को लेकर, तो कि अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए, चूंकि आपने कहा। अब आप बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाईकोर्ट की अंदर मूर्ति लगने वाली, तो हाईकोर्ट में जाओ ना, कांग्रेस वहां पिटीशन फाइल करे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से निवेदन करने जाए। सड़क पे नाटक क्यों करती कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए जो है ही नहीं वो बात करती है। हम तो कह रहे चौड़े चौगान, तुम बताओ ना होगा किस चौराहे पे मूर्ति लगाना अंबेडकर जी, हम लगाते हैं। हमने तो 20 करोड़ रुपए देकर के अंबेडकर जी के लिए उनके जीवन दर्शन को बताने वाला 84 गांव में बड़ा प्रोजेक्ट बना, जिसमें 8 करोड़ का निर्माण कर हो गया। कांग्रेस ने कभी एक ईंट नहीं लगाई ग्वालियर में। और छोड़ो वहां की, कांग्रेस के शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर जी तो महू के जन्म स्थान उनका है, आप तो इंदौर के ही हैं, लेकिन महू के जन्म स्थान में कभी एक ईंट नहीं लगी, कभी उनके स्मारक बनाना तो कोई काम नहीं। लोगों को पता भी नहीं था, हम लोग ही महू में डॉक्टर साहब रहे है ना, जब बचपन में आप लोग को। लेकिन हमारी पार्टी ने न केवल उस स्थान को ढूंढा, बल्कि स्मारक बनाया। हर साल 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को भव्य आयोजन करते हैं। न केवल यहाँ, बल्कि अंबेडकर जी ने यहाँ दीक्षा ली, जहां अंबेडकर जी ने इंग्लैंड में शिक्षा ली, जहां जहां उनके ऐसे जो प्रमुख स्थान 5 तीर्थ बनाए, ये हमारे पार्टी के द्वारा बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए, माननीय सुंदरलाल पटवा जी ने जन्म स्थान पे काम किया। लेकिन आज अंबेडकर जी के नाम पे वोट मिलते हैं तो वोट के भूखे होकर कांग्रेसी वो अंबेडकर जी का फोटो दिखाते। हम सबको मालूम है कि ये फोटो के पीछे कटा हुआ हाथ है, सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये कटे हुए हाथ पे भरोसा नहीं करना, इसलिए देश उनको रसातल तक पहुंचाया। तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने निर्णय जाति जनगणना का कांग्रेस के दबाव में किया। 1953 के बाद किसकी सरकार थी? कांग्रेस जवाब दे दे। 1953 में नेहरू जी ने जनगणना में, जातिगत जनगणना पर प्रतिबंध लगाया। जो अंग्रेजों ने जनगणना चालू रखी थी, ये पाप किसने करा? अब वो कैसे श्रेय ले सकते? जब बाहर हो गए तो हम कह रहे, अंदर थे तो क्या कर सो रहे थे क्या? अंदर नहीं कह रहे थे। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम की राजनीति पैदा की, वोट के लिए जनता को भ्रमित करते गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के समय में जनता शिक्षित भी है, जागरूक भी है और ऐसे सारे भ्रमजाल से पार पाने में सक्षम है। इसलिए तीसरी बार सरकार बना करके उनकी छाती पर भारतीय जनता पार्टी विकास का परचम लहरा रही है। तो आपने जो कहा कि ओबीसी आरक्षण आप दिला देंगे, 63% हो रहा है, वो कैसे दिलाएंगे? अरे ओबीसी आरक्षण की तो बात छोड़ो, मुस्लिम समाज में भी कौन कौन सी जातियां मुस्लिम समाज में पिछड़ी है, उनकी जातियों की भी जनगणना होगी। ईसाई समाज में भी बहुत सारी जातियां हैं, उनकी भी काउंटिंग होगी। वर्षों से ये जो भ्रम फैला हुआ है, इस भ्रम में अंदर जाकर के सारी बातें खड़ी होगी। ये उसी प्रकार से जैसे धारा 370 हटा करके
माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस भाव को रेखांकित किया कि धारा 370 के कारण से जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद का विषय चल रहा है, बल्कि वहां के SC, ST, OBC सारे समाजों के अधिकारों का एक तरह से हनन हो रहा था। तो आज वो चुनाव में सब ओपन हो गए, सबको लाभ मिल रहा है। तो ये उसी प्रकार की बातें हैं कि ऐसे विषयों को ला करके, लेकिन कांग्रेस का काम केवल एक बात है, जब ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो मर्जी आए जहां गाड़ी ठोकते रहते हैं, और जब गाड़ी से बाहर कर दिया तो बोला मेरे को दो, मैं चला के बताता हूं। क्या बताते भैया, तुमने तो सत्यानाश कर दिया। नहीं, पर आपने जो ये घोषणा की है कि 63% आरक्षण होगा सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग मतलब रास्ता निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा रास्ता? 27%। 27% मतलब कुल मिला के आरक्षण 63% हो जाएगा ना? जो अभी तो वो अंदर की बात है कि गिनती होके जो आएगा, ये तो अब नया जनगणना का मौका रहेगा। उस जनगणना के अवसर पर जो जैसा जातियां आएगी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो उस तरह से जो जिसका हक है उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ओबीसी आरक्षण आप 27% करने की बात कर रहे हैं वो जनगणना के बाद होगा? नहीं, हमारा यहाँ ये दो अलग अलग नहीं, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो वो आप 63 बोल गए। नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आपने जो कहा, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने कहा कि हाँ 27% आरक्षण हम देने के लिए कटिबद्ध हैं और हम देंगे, बल्कि अगर वो 28 हुआ तो भी देने को तैयार है, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं। नहीं, पर वो कोर्ट का जो 50% का सीमा है उसको कैसे तोड़े? देखिए, इसीलिए वो कोर्ट के सामने विषय रख रहे हैं। जब हम कोर्ट में जाते तो बाहर आके चिल्लाते कि कोर्ट में क्या कह रहे हैं, और कोर्ट में 1 2 नहीं 70 अलग अलग पिटीशन लगा देते हैं। एक आध जगह कहीं नोटिस निकलता कुछ और है, बताते कुछ और है। अब आप बताओ, कल ही हल्ला मचा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। 9 साल से इसी विषय को अपने कई अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो गए बड़े पैमाने पे प्रमोशन के अभाव में। उनके दर्द को कांग्रेस ने नहीं देखने दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर के हमने इसका रास्ता निकाला कि 9 साल से लोग फंसे हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा सारे प्रमोशन हो जाएंगे और इसके बाद 2 लाख नए पद मिलेंगे, जिससे हम 1 महीने के अंदर नई भर्तियां खोल देंगे। कांग्रेस ने फिर पिटीशन लगवा दी। कांग्रेस मानती नहीं है, कांग्रेस उल्टा काम करती। कांग्रेस फिर कह रही कि नहीं अभी कोई प्रमोशन मत करो। तो कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस जाने। कांग्रेस जनता के साथ जो व्यवहार कर रही है, जनता सब खुली आंखों से देख रही है। जनता फिर एक बार हिसाब चूकता करेगी, कांग्रेस फिर मुंह की खाएगी, ये मैं पक्का कह सकता हूं। चूंकि जातियों की बात हो रही थी, आपने प्रधानमंत्री के हवाले से ज्ञान जाति निकाली है कि गरीब, यूथ, युवा या अन्नदाता और नारी, तो ये इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखो, चारों वर्ग की बेहतरी के लिए, गरीब, युवा, महिला, किसान, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार बनने के बाद हम लगातार काम कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को लेकर के आपने देखा ही है कि हमारे यहाँ कृषि विकास दर बहुत उन्नत है, लेकिन कृषि विकास दर उन्नत होने के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण इकाइयां लगना चाहिए, फूड इंडस्ट्रियां लगना चाहिए। इसलिए फूड इंडस्ट्रियों को ला करके हम इनकी ठीक से उनके उत्पाद की कीमत मिल जाए, इस पे काम कर रहे हैं। किसानों के लिए खेती का रकबा, अब फिर मैं बात निकालूं, फिर कांग्रेस कहते ऐसा क्यों? निकालिए। तो कहा 1956 में मध्य प्रदेश बना, 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी 55 साल में। गेहूं की कीमत 1956 में 94 रुपए क्विंटल थी। कांग्रेस 2002-3 तक सरकार चलाती रही, केवल कांग्रेस ने 500 रुपये 55 साल में कीमत बढ़ी है। और हमारी सरकार 2002-3 से इसी साल हमने 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा है। 2000 रुपये क्विंटल भाव अगर बढ़े तो हमारी सरकार के समय बढ़े। इनने कहते ये बाजार में तो और भाव मिलता है, 2600 कम है। बाजार में गेहूं का और भाव मिलता है, आप कम देते हैं। नहीं, हम तो ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पे ज्यादा खरीदी करी है तो मध्य प्रदेश हमारा उस नंबर में आता है और उस भाव देने में भी आता है। लेकिन आप केवल इस पे नहीं, ऐसे सभी प्रकार से। तो 7 लाख हेक्टेयर उनके टाइम सिंचाई थी। आज की स्थिति में हमारी सरकार बनी जब 45 लाख हेक्टेयर थी, 1 साल में 55 लाख हो गई। और मुझे इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से केन बेतवा नदी जोड़ा, पूरा बुंदेलखंड का भला होगा। पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, चंबल और मालवा का भला होगा। ताप्ती परियोजना, तीसरी विश्व की तीनों नदी जोड़ो अभियान हमारे यहाँ लग रहा है, जिसके भरोसे से हम 100 लाख हेक्टेयर तक 5 साल में पहुंचाएंगे। ये हमारे अपने विकास की दर है और किसानों के साथ ही भला करेंगे। युवाओं के लिए हमने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां तो दे ही रहे, बल्कि ये प्रमोशन के बाद 2 लाख नौकरियां फिर खाली होगी, नौकरियां भी देंगे। लेकिन केवल नौकरी नहीं, सभी प्रकार के उनके टैलेंट के बलबूते पर
इसलिए आईटी पार्क पहले केवल इंदौर में था, अब इंदौर के साथ भोपाल में हम बना रहे हैं, रीवा में बना रहे हैं, जबलपुर में बना रहे हैं, ग्वालियर उज्जैन में बना रहे हैं। इसी के साथ साथ सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां सभी सेक्टर में बराबरी से खुले। तो सागर जैसी जगह पे भी हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का कारखाना चालू हो गया 1 साल के अंदर। ये हमारी सरकार है जो किसानों के भी सेवा करे। सभी प्रकार के सेक्टर में महिलाओं के लिए भी आपने देखा ही है, लाडली बहनाओं की भी हम राशि बढ़ा रहे हैं। लेकिन लाडली बहनाओं के लिए तो अभी हम ये रक्षाबंधन आने वाला 2 दिन बाद 250 रुपये हम अलग से देंगे और दिवाली के साथ ही 1500 रुपया चालू करेंगे। हमारे लिए इतना ही नहीं, जो लाडली बहना हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने आएगी उनको 5000 रुपया महीना प्रति बहन। हम उद्योगपति से कहें आप उद्योग लगाइए, हमारी बहनों को काम दिलाइए रोजगार परक इंडस्ट्री में। हम अपने प्रति लेबर 5000 रुपया अलग से इंसेंटिव देने वाले हैं। ये जो हम एक एक करके सारी चीजें करते जा रहे हैं, ये महिलाओं की जिंदगी बेहतर करेगी, ये युवाओं की जिंदगी बेहतर करेगी। इस सबसे गरीबी दूर तो होगी सही। आप बताइए 2002-03 तक जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी। जब हमारी सरकार बनी तो 1,39,000 थी। आज 1.5 साल में 1,52,000 हो गई है। ये हमारी गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता भी कि हम सब प्रकार से अवसर दे रहे। नहीं, तो आपने लाडली बहना का उल्लेख किया, तो 2 बातें। एक तो ये है कि चुनाव से पहले क्या गया 3,000 रुपया होगा, तो कब होगा वो? 5 साल की बात है, 5 साल में पहले हो जाएगा, चिंता मत करो। हमने कहा कि आपको देंगे, हमारी सरकार ने सब तय कर लिया। 24 में हमने 250 बढ़ाए, 25 में 250 बढ़ाए, ये 1500 हो जाएंगे। अभी 26 से फिर बढ़ाएंगे, 27 से फिर बढ़ाएंगे, 28 तक पूरा कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन बंद हो रखा है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि महिलाओं का नया जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन उस समय था वो पूरा रहेगा। एक भी कम नहीं करने वाले हैं, किसी को बाहर नहीं करने वाले हैं। और मैंने कहा कि उद्योग लगाते लगाते हम केवल 1200, 1500, 3000 नहीं, उसको 13,000 रुपये महीने तक उद्योग में काम दिलाने वाले हैं, ये पक्का है। तो एक बात आप मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये जो आप बात कह रहे हैं, और ये देश भर में लागू होती है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो एमपीएससी की परीक्षाएं होती है उसमें देरी होती है, या शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे, जो लोग अलग अलग आंदोलन, आप कह रहे हैं 2 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये जो लोग जो प्रक्रिया है उसमें जो गड़बड़ी हो रही है या उसमें धीमापन है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है एमपीपीएससी की परीक्षा कौन कौन से साल की हो रही? नहीं, मुझे नहीं पता। इसलिए हमने 3 साल की परीक्षा भी तीनों एक साथ कराने की घोषणा कर दी कि 22, 23, 24 की भी एक साथ हो, 25 की भी तैयारी कर। जितना भी पुराना इस प्रकार का काम हो सब कराने के लिए कि हमारे बच्चों का कोई अहित नहीं होना चाहिए। तो आपने उज्जैन वापस चलते सिंहस्थ को लेकर कि उसके लिए क्या योजना है? 2028 में सिंहस्थ होने वाला है। देखिए, सिंहस्थ तो उज्जैन भगवान की दया से उज्जैन की कई महत्ता है। उज्जैन केवल धार्मिक नगर नहीं है, हजारों लाखों सालों से उज्जैन व्यापारिक नगर भी है, उज्जैन विज्ञान नगरी भी है, उज्जैन धर्म आध्यात्म की नगरी भी है, उज्जैन हमारे व्यापार व्यवसाय का प्रमुख केंद्र भी है, और भौगोलिक दृष्टि से उज्जैन अपने देश का नहीं दुनिया का मध्य का भी केंद्र है। इसलिए जीपीएस से आप अगर पृथ्वी का मध्य निकालोगे तो 23.26 अंश कहीं निकलता है तो वो उज्जैन में निकलता है। इसलिए हम उज्जैन के सब सेक्टर में काम करके, कोई उज्जैन उज्जैन के लिए नहीं है, उज्जैन प्रदेश के लिए भी नहीं, उज्जैन देश के लिए भी नहीं, उज्जैन दुनिया के लिए आवश्यक। इसलिए वहां के सभी सेक्टर में बराबरी से काम कर रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब हमारा धार्मिक मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसको 2 नगर में तो कुंभ कहते हैं, हरिद्वार और इलाहाबाद में, क्योंकि नक्षत्रीय गणना से वो कुंभ की राशि आती है, और 2 नगर नासिक और उज्जैन ये सिंह राशि में आते हैं। बृहस्पति जब सिंह में प्रवेश करते हैं तो वो सिंहस्थ हो जाता है। तो ये 27 नक्षत्रों की अपनी गणना के आधार पर प्रत्येक 12 साल में होने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए सारे प्रबंध कर रहे हैं। अभी तक जितने प्रकार के प्रबंध हुए बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी का प्रबंधन सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये मैं पक्का कह सकता। एक जो मेरा निजी दुख है, मैं आपको बता रहा हूं, हम पूजा पाठ करने भी उज्जैन जब जाते हैं तो शिप्रा नदी अब रही नहीं, और सिंहस्थ भी हम करते हैं। मतलब मैं आपको कह रहा हूं, आस्था है, हम सब लोग जाते हैं अपने घर का काम करने, सब जो उज्जैन जाते हैं। तो शिप्रा नदी को क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? आप आजकल दिल्ली चले गए इसलिए हमारी गतिविधि मालूम नहीं है आपको। हमने, आप जैसे आपने इंदौर के ही रहे हैं, आप देखना इंदौर में कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई बड़ा भारी झरना नहीं है,
जहां उज्जैनी से छिपराजी निकलती है, वो एक छोटी सी उज्जैनी टेकरी के पास, गांव के पास का छोटा सा स्थान है। इसलिए बरसात के समय पानी आकर के उज्जैन तक आता था, और वो बरसात के बाद में पानी का आना बंद हो जाता, तो नदी में पानी कहां से आएगा। इसलिए हमने एक प्रबंधन किया कि अब बरसात के समय जो पानी की धारा रहेगी, हम सावन भादों में पानी को लिफ्ट करके एक तालाब बड़ा है उसमें सारा स्टोर करेंगे उज्जैन के पास ही, और वो बहाव की दिशा में ले जा करके पूरे साल छिपराजी का जल हमको मिलेगा। ये एक प्रबंधन 800 करोड़ का टेंडर लगा दिया, जिसको हमने सिलार खेड़ी छिपरा प्रबंधन का नाम दिया। दूसरा एक प्रबंधन किया, आपने देखा कि जो पानी आता है उसको भी बड़े पैमाने पे, जो काहन नदी बोलते, कोई खान बोलता है, हाँ जी। जो इंदौर का गंदा पानी इसको खत्म करता है, तो हमने इंदौर से आने वाली पूरी धारा को उठा करके छिपरा के बजाय और 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर छोड़ करके नदी गंभीर के नीचे डाउन स्ट्रीम में जोड़ रहे हैं, ताकि इसका भी शुद्धिकरण करते हुए किसानों को खेती का पानी मिल जाए। तो ये छिपरा में से मिलने से ही रोक रहे हैं। ये दोनों प्रबंधन से छिपरा शुद्ध होगी, आचमन के लायक रहेगी, और स्नान भी कर सकेंगे। आप भी करना, मैं भी करूं, अपन दोनों। हम तो जरूर चलेंगे। तो खान नदी भी होगी क्या? खान भी शुद्ध होगी, लेकिन खान के लिए अल्टीमेटली वो गंदा पानी है, तो किसानों के काम में आ जाए, इसलिए हम उसको गंभीर नदी से मिलाएंगे। लगभग 30 किलोमीटर की, कभी कोई एक आध दिन आप 100 करना। ऊपर इतनी अद्भुत योजना बनी है उसमें कि लगभग 100 किलोमीटर नीचे एक बड़ी टनल बना रहे हैं, नदी की धारा जितनी, जिसमें 2 ट्रक चले जाए, और उस 2 ट्रक के आधार पर पूरी नदी से नीचे निकलती रहेगी। ऊपर किसान के मकान बने रहेंगे, खेती चलती रहेगी, बाग बगीचे चलते रहेंगे, ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर से सारा पानी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो आप टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ पर भी आप काफी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब आप पर्यटन विभाग, मतलब जो एमपीटीडीसी के आप अध्यक्ष होते थे, तो एमपी गजब है जो आप कहे वायरल कैंपेन था, वो आपके ही कार्यकाल में हुआ था। वो आइडिया कहाँ से, मतलब कोई तो एजेंसी ने दिया होगा, लेकिन क्या हुआ, इसकी कहानी क्या होता है कि हमने एक सिद्धांत बनाया था। जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना था, तो हमको बहुत सीमित संसाधन मिले थे, तो हम कोई बड़े हीरो को नहीं ला सकते थे कि उसको बड़ा पेमेंट दे के हमारे ब्रांडिंग कराएं। तो आप देखना, एमपी टूरिज्म के उस समय के विज्ञापन भी ऐसे थे, जो अपने आप में ऐसे स्लोगन के साथ, अच्छे देसी वाद्यों के साथ बजाते हुए, उनकी अपनी पब्लिसिटी भी हो जाती थी, और ऐसे स्लोगन जिनसे तुरंत याद रह जाए। तो एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये चलाया था, तो वैसे बड़ा आनंद के साथ किया, लेकिन उसके प्रयोग इतने अच्छे रहे। आज की स्थिति में मुझे इस बात के कहते हुए गर्व है हमारी सरकार में कि मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास निगम पूरे देश में एकमात्र टूरिज्म कॉर्पोरेशन है जो प्रॉफिट में है पूरे देश के अंदर, ये आज वर्तमान कार्यकाल। और उसकी प्रॉपर्टी भी अपने छोटे छोटे प्रयोग से, कभी आप उज्जैन जाओ तो देखना, महाराजवाड़ा स्कूल हमारा आजादी के पहले महाराजा सिंधिया ने बनवाया था, लेकिन उस स्कूल को हमने महाकाल के ठीक पास में टूरिज्म का, महाराजवाड़ा मतलब महाराजा का महल, उस रूप में परिवर्तित करते हुए उज्जैन के जितने राजा रहे अतीत के काल से, चाहे वो चंड प्रद्युत हो, चाहे वो उदयादित्य हो, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे अशोक हो, उज्जैन में 10 साल अशोक रहे, उनकी विवाह के बाद 2 बच्चे उज्जैन में हुए, या राजा भोज हो, राजा मुंज हो, या राजा महादजी हो, जिनने पूरे देश और दुनिया में अपना डंका बजाया, और पानीपत की तीसरी युद्ध के बाद भी अपनी हिंदू सत्ता के बलबूते पर दिल्ली के लाल किले पे भगवा झंडा गाड़ने का निर्णय किया। ऐसे सारे राजाओं के नाम पर उज्जैन के कक्ष को हमने बना करके ये पर्यटन के व्यवसाय की सरकारी इतनी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है। ऐसे कई काम हमने सरकार के माध्यम से पर्यटन के जरिए भी किए, और केवल अब पर्यटन को अकेला पर्यटन के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसको फॉरेस्ट से भी जोड़ रहे हैं, रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, शिक्षा से भी जोड़ रहे हैं। इसलिए पर्यटन के व्यवसाय को बढ़ाते बढ़ाते चिकित्सा भी पर्यटन का हिस्सा हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन टूरिज्म इसमें भी बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रामोद्योग की इकाइयों को जोड़ते हुए हमारे मिलेट्स से लेकर कई प्रकार के रोजगार के अवसर उसमें मिले, और इस प्रकार से जंगल के अंदर भी इकोसिस्टम सभी जानवरों का बेहतर से बेहतर हो, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमें गर्व है, न केवल यहाँ वर्तमान में आज की स्थिति में जंगलों में न केवल भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा तेंदुए कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, चीते तो पूरे एशिया में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, और तो और किंग कोबरा भी हम लाए, और परिवार बढ़ रहा है इंदौर में, आपके वहां कभी जाके देखना, तो वो किंग कोबरा भी हम लेके आए जो सालों पहले मध्य प्रदेश से लुप्त हो गया था।
ये तो एक इंदौर और भोपाल में जो आप ये मेट्रोपॉलिटन जैसे उज्जैन और इंदौर की आप बात कर रहे हैं, जो इसका काम कर रहे हैं, तो ये धरातल पे कब उतरेगा? मतलब ये, क्योंकि पहले तो जैसे हर एक इंदौर विकास प्राधिकरण था, उज्जैन में जिसके विकास प्राधिकरण था, अब आप पूरा एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बना रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा लोगों को समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल, इंदौर मैं भोपाल के आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने कहा कि जैसे आप कभी गौर करना कि अभी शहर के अंदर मास्टर प्लान विकास की बात करता है, और जैसे मास्टर प्लान खत्म होता है तुरंत ग्राम पंचायत चालू हो जाती है। अब ग्राम पंचायत में मर्जी आए, जहां भी हम अपने कोई से भी स्थान पर निर्माण के कोई अपनी निर्माण की अलग अलग इकाइयां चालू हो जाती। तो इसको युक्ति युक्त तरीके से करते हुए आने जाने के मार्ग, सीवरेज लाइन, बाकी जो जो शहर के विकास की जो जरूरतें हैं, उसी प्रकार से पूरे 5-5 जिलों का मिला करके हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई। और ये इसमें इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये प्राधिकरण सारे खत्म हो जाएंगे, इन प्राधिकरणों की सीमा बढ़ाकर इंदौर जिले में इंदौर विकास प्राधिकरण काम कर देगा, उज्जैन जिले में उज्जैन विकास प्राधिकरण काम कर देगा, देवास जिले का देवास प्राधिकरण कर देगा। लेकिन नगर निगम से बाहर सीमा ला करके जिले के अंदर के सारी कनेक्टिविटी जोड़ करके, आपके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इसके माध्यम से हम देश के बाकी राज्यों से भी कई मामलों में आगे निकल जाएंगे, ये आश्वस्त करता हूं। हमारा भोपाल वर्तमान में कहने के लिए इतना खूबसूरत है, लेकिन इसके अभी जो संभावना की जो बड़ी गुंजाइश है, उसको सभी दिशा में बढ़ाने के लिए मेट्रोपॉलिटन का इसी विधानसभा के अंदर हमारा बिल आने वाला है, और इस बिल को लागू करके 1 साल के अंदर मेट्रोपॉलिटन से क्या क्या विकास हो सकता है दिखा देंगे। नहीं, आपने उज्जैन की बात की, तो आप उज्जैन में लोगों को, राजाओं को डर लगता था कि रात को रहेंगे तो चले जाएंगे, ये आपने मुख्यमंत्री बनते ही मिथक तोड़ दिया। ये देखिए, ये दोनों बात बड़ी जोरदार है। एक तो ये मेरे को बता दो कि हम चुन करके मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री, हम राजा कब बनते हैं मुझे आज तक नहीं मालूम। ये कौन सी गलत फहमी? पहले मुख्यमंत्री डरते थे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो मेरे लिए कह रहा हूं, मैंने मेरे मन के समाधान ढूंढा कि हम जनता के मतों से चुने गए प्रतिनिधि हैं, जिसके बलबूते पर हम अलग अलग संवैधानिक पदों पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हम राजा नहीं है, तो पहले तो ये क्लियर कर दिया। दूसरा, ये जो मिथक था उज्जैन का, तो जितने राजा उज्जैन में पैदा हुए, जितने राजवंश उज्जैन से चल करके दुनिया में राज्य करते थे, वो अतीत का इतना गौरवशाली पृष्ठ, एक कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ होगा जिस कारण से कोई कारण से राजधानी ग्वालियर चली गई, लेकिन वो राजनीतिक घटनाक्रम था, उसमें ये कारण नहीं था। तो कई लोगों ने नादानी में बात फैला दी कि यहाँ राजा रात नहीं रहता। अरे राजा और क्या बहाना भी क्या बनाया, मतलब आश्चर्य करोगे कि बाबा महाकाल ने सपना दिया कि नगर निगम सीमा में कोई नहीं रहेगा। अरे नगर निगम सीमा के बाद बाबा महाकाल नहीं रहेंगे क्या? कैसे आश्चर्य की बात है। नगर निगम सीमा तक ही राजा बाबा महाकाल। अरे बाबा महाकाल अगर टेढ़ी निगाह करेंगे तो ब्रह्मांड में भी कोई बचेगा क्या? दुनिया में कहीं नहीं बच सकता। तो हम तो बाबा के पुत्र हैं, बाबा के बच्चे हैं, ये सारी सृष्टि उनकी रचिता के उनके अधीन है, तो उस आस्था का प्रकटीकरण है। और मुझे खुशी इस बात की कि मैंने डे फर्स्ट से इस बात को निभाया। अब तो देखो, भारत सरकार के माननीय मंत्री धर्मेंद्र जी अभी रात रह के गए, उसके पहले रक्षा मंत्री जी रात रह के गए, उपराष्ट्रपति जी रात रह के गए। अब तो सिलसिला ऐसा हो गया कि पूरा देश आनंद से उज्जैन में रात रह करके उस बात को, मिथक को तोड़ते हुए आनंद से बाबा की 4 बजे भस्म आरती में शामिल होते। आखिरी सवाल, समय समाप्त हो चुका है। आप खुद डॉक्टर नहीं बने, आपके बच्चे डॉक्टर बन गए, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो यहाँ पर आपके जो सरकारी आवास में कोई भी नहीं रहता, परिवार को एकदम आपने दूर रखा हुआ है। वैसे तो ये निजी सवाल है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार वाले सब अच्छे से समझते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बना हूं तो मुझे ही अधिकार होना चाहिए, जबरदस्ती बाकी सब क्यों रहना चाहिए। तो एक बच्चा जो भोपाल में रहकर भी मेडिकल कॉलेज की पीजी की डिग्री ले रहा है, तो वो हॉस्टल में पढ़ाई करता है, वो अपना डॉक्टर अभिमन्यु, वो अपनी एमएस की डिग्री ले रहा है, एलएनसीटी में पढ़ाई करता है। बाकी एक बच्चा है वो उज्जैन में अपने मम्मी के साथ रहता है, और एक बेटी वो अपना हॉस्पिटल चलाती है, दामाद भी वो उज्जैन में रहते हैं। और चूंकि स्वाभाविक रूप से इस बात में मुझे परिवार से सपोर्ट मिलता है। मेरी श्रीमती ने भी कहा कि चूंकि आप भोपाल में रहो कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगी। पहले माता पिता वृद्ध थे, उनकी सेवा करने के लिए वो रहती थी। अभी उन्होंने कहा मेरे बच्चे की शादी हुई 1 साल हुआ है, तो बोले थोड़ा हमको नई बहू वगैरह सबकी चिंता करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सारे मामलों से हम में से कई सारे लोग ऐसे उदाहरण बनाना चाहिए कि हम अगर अपने कोई सरकारी दायित्व पे आते हैं तो पूरा परिवार आगे क्यों आना चाहिए, पूरा परिवार को हमको दूर ही रखना चाहिए। माननीय मोदी जी ने सिखाया है, हम तो उनको ही तो अनुसरण करना है, उसी दिशा में आगे बढ़ना।
बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। इन्होंने पूरा न केवल राजनीतिक अपनी जो बात रखी, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास का भी एक रोड मैप इस एमपी तक की बैठक में पेश किया। एक बार फिर से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। मुझे पता है कि आपको बहुत इधर उधर करना पड़ा, लेकिन आप दिल्ली लुधियाना होते होते भोपाल आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।